नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर लेक्चर के उपरांत मेरे द्वारा बनाई गई पीडीएफ मिल जाएंगी और साथ ही साथ यहां पर बहुत सारे मैं आंसर राइटिंग के प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करता हूं, तो उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। तो डेली आंसर राइटिंग भी यहां पर हो रही है। इसके सिवा दोस्तों मेरी अकेडमी प्रोफाइल है, जहां पर आप मुझसे जुड़ेंगे तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस होती है उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो दोस्तों हर सीरियस एस्पिरेंट एक बात को समझते हैं, वो है आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप देखें तो वो मार्क्स जो कि आपके रैंक को डिपेंड जिस पर करता है, वो मार्क्स जिसके अनुसार आपकी सर्विस अलॉटमेंट जिस पर निर्भर करती है, वो है ये 2025 मार्क्स, 2025 मार्क्स। तो इसमें से 2025 में देखें तो इंटरव्यू से या फिर पर्सनालिटी टेस्ट से मिलते हैं 275 नंबर, और बाकी का जीएस 1, 2, 3, 4 ऐसे ऑप्शनल। तो जो रिटन टोटल मेंस का कंपोनेंट है वो अगर आप देखें तो वो है 1750 मार्क्स। तो दोस्तों जीएस में 1250 नंबर और ऑप्शनल में 500 नंबर। ये किस पर निर्भर करते हैं? मेंस पर। मेंस यानी आंसर राइटिंग। तो दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, जितना इंपॉर्टेंट नॉलेज है, जितना इंपॉर्टेंट कंटेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा आंसर राइटिंग स्किल, जो कि सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड पोर्शन होता है। और यही कारण होता है कि स्टूडेंट्स ये एग्जाम मेंस में बार बार उनको असफलता का सामना भी करना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मेंस में आंसर राइटिंग। तो दोस्तों सवाल यहां पर उठता है, तो ये तो अब आप समझ ही गए हैं कि एक अच्छा आंसर लिखना बहुत जरूरी है, पर यहां पर एक सवाल जो उठ रहा है वो है एक गुड आंसर क्या है? एक अच्छे आंसर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, एक अच्छे आंसर की क्या एनाटॉमी होती है, वो आपको जानना चाहिए और समझना भी चाहिए। तो आज की क्लास में हम इसी पर चर्चा करेंगे, एक अच्छी आंसर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। एंड अगेन ये एक सीरीज ऑफ कोर्स में यहां पर पाथ फाइंडर पर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल आई होप आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं। तो दोस्तों एक अच्छा आंसर क्या है? तो दोस्तों आंसर राइटिंग ना एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। तो दोस्तों जब आप आंसर लिख रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में, तो एक एनोनिमिटी मेंटेन होती है। किसी को नहीं मालूम ये कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं या आखिरी अटेम्प्ट वाले हैं, कितनी बार मेंस दिया है, कितनी बार इंटरव्यू दिया है किसी कैंडिडेट ने, किसी को नहीं मालूम होता। इवैल्यूएटर को कुछ जानकारी नहीं होती, उनको नहीं मालूम आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितनी बार पढ़ी हैं, उनको नहीं मालूम आपने कितने रिपोर्ट्स पढ़े हैं, उनको नहीं मालूम आप कितने नॉलेजेबल हैं, उनको नहीं मालूम आप करंट अफेयर्स कितने अच्छे से पढ़ चुके हैं। वो आपको जज करते हैं किससे? आप उस 3 घंटे में क्या अपने आंसर शीट पे, क्या आप उस आंसर शीट पे ट्रांसलेट कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उसी से आपका ये सब कुछ जज हो रहा है। आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं और आपने कितना नॉलेज इकट्ठा किया है, सब कुछ उस 3 घंटे के शीट पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे ये स्किल कैसे जनरेट करें कि नॉलेज यहां पर आंसर शीट में कैसे आप लिख सकते हैं, ये स्किल कैसे बने कि आप अपना नॉलेज सक्सेसफुली विथ 100% एफिशिएंसी अपने आंसर शीट पर उतार सकें। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों ये जब मैं बना रहा हूं ये कोर्स, तो आज जो आप पहली क्लास देख रहे हैं, इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स के, टॉपर्स के, उनकी कॉपी कैसी है, उनकी एनालिसिस होगी। साथ साथ मैंने खुद अपने 5 मेंस इंटरव्यू में जो कुछ सीखा है, बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, उन सब से मैं ज्ञान इकट्ठा करके आप तक पहुंचाने वाला हूं। दोस्तों यहां पे आपको मैं और एक चीज बता दूं, यहां पे मैं आपको ऐसा कोई ज्ञान नहीं देने वाला जो किताबी होगा। सब कुछ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेबल है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना ही है, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो मुझे मालूम है ये वीडियो देखने वाले दूसरे व्यक्ति जरूर करेंगे। तो ये आप मान के चलिए सब कुछ इंप्लीमेंटेबल है, कुछ किताबी ज्ञान मैं आपको नहीं देने वाला। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोर्स, आइए इसको समझते हैं, जानते हैं। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं क्या चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। नॉलेज के साथ साथ चाहिए गुड आंसर राइटिंग, पीरियड, और कुछ नहीं चाहिए। एक अच्छा आंसर राइटिंग
का स्किल आपके पास होना चाहिए। तो यहां से सवाल उठ के आता है, व्हाट इज अ गुड आंसर? एक अच्छा आंसर क्या है? क्या एक अच्छा आंसर बनाता है? एक अच्छा आंसर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? आइए उसको जल्दी से समझते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें एक अच्छे आंसर में ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर 1, एक अच्छा आंसर का वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। सब पर चर्चा होने वाली है आज ही, तो बस थोड़े देर तक अपने सब्र के धागे को बांध के रखें, थोड़े देर तक बस। तो स्ट्रक्चर चाहिए। क्या होता है स्ट्रक्चर? अभी चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन कैसा हो? सबको मालूम है इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। पर यकीन मानिए पिछले 2 दिन में मेरे टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बताया है, वहां पे मैं बहुत सारे आंसर्स भी अभी इवैल्यूएट किया हूं और डेली भी करता हूं, इससे पहले भी करता आया हूं। तो उस वक्त मैंने देखा है आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं आधे पन्ने का, कंक्लूजन लिखते हैं आधे पन्ने का, और 1 पन्ने का बस बॉडी होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम में ये लिखेंगे तो आप आधा आंसर ऐसे ही छोड़ दिए। आप क्वेश्चन के पार्ट्स एड्रेस नहीं कर रहे। सबसे बड़ी मिस्टेक आपसे हो रही है, क्वेश्चन में 3 पार्ट्स पूछे, आप 2 ही पार्ट लिख के कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। तो कैसा इंट्रोडक्शन हो? बॉडी कैसी हो? बॉडी आप कैसे लिख रहे हैं? क्या आप किस प्रकार से पैराफ्रेजिंग करनी है, किस प्रकार से पैरास्पेसिंग करनी है, क्या आप कर रहे हैं? तो वो नहीं है। नंबर 2, प्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चर का ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रेजेंटेशन। ज्ञान तो है, लेकिन क्या आप उसको इस प्रकार से मुझे दे रहे हैं कि मुझे देख के मजा आए, क्या मैं उसे इवैल्यूएट करूं? तो दोस्तों हम सब कुछ देखेंगे, सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स की कॉपी देखेंगे, एक सक्सेसफुल एंड गुड स्ट्रक्चर क्या है ये भी जानेंगे। तो दोस्तों ये अगर आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया तो आपकी आधी दिक्कत यहीं पर सॉल्व हो जाएगी। आप नहीं करेंगे, कोई और करेगा, मैं वापस से आपको कह रहा हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनकॉर्पोरेट करना है। ये मत सोचिएगा कि ये किताबी बातें हैं। सक्सेसफुल एस्पिरेंट से उन्हीं की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन की बात करें तो उसी से निकलता है। एक सवाल उठता है, सर प्रेजेंटेशन कैसे करें, हैंडराइटिंग बहुत खराब है। तो मैं आपको उन एस्पिरेंट्स की भी कॉपी दिखाऊंगा जिनकी हैंडराइटिंग खराब है, उसके बावजूद अच्छी हैंडराइटिंग वाले से ज्यादा प्रेजेंटेबल आंसर वो कैसे लिख रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे हैंडराइटिंग के साथ साथ आता है डायग्राम्स। तो दोस्तों बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के आंसर में मैं देख रहा हूं, आप डायग्राम्स ही नहीं बनाते। आपकी आंसर बहुत मोनोटोनस होती है, एग्जामिनर को मजा नहीं आता। तो हम वो भी जानेंगे एग्जामिनर के मन में क्या चल रहा है पेपर चेक करते टाइम। तो इसलिए मैंने भी बहुत पेपर चेक किया ताकि मैं एग्जामिनर के जूते में पहन के देख सकूं क्या होता है। बहुत टाइम से मैं कर रहा हूं, तो मुझे वापस से रिफ्रेश भी किया है मैंने ये नॉलेज कि क्या होता है एग्जामिनर के जूते में, कब क्या देख के गुस्सा आता है एग्जामिनर को। वो भी इंसान है एंड मे बी वो थोड़े मुझसे काफी ज्यादा उम्र के व्यक्ति भी होंगे एंड उनकी एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज्यादा होगी। तो इसके साथ साथ एक उनके उस उम्र के साथ साथ कहीं ना कहीं एक चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम वो भी समझेंगे आपको क्या अवॉइड करना है। तो डायग्राम, फ्लो चार्ट्स कैसे बनाने हैं। लैंग्वेज, दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की, सर हम हिंदी या वर्नाक्युलर मीडियम से आ रहे हैं और इंग्लिश में हम ये ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो कैसे सक्सेसफुली करें। हमारा लैंग्वेज कमजोर हो जा रहा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो वो कैसे अवॉइड करना है। तो उसका भी मैं नुस्खा दूंगा कि आपकी अगर लैंग्वेज गड़बड़ है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो आप अपने आंसर के स्ट्रक्चर में क्या चेंज ले आए कि आप अपनी ये कमी को ढक दें। तो आज वो भी हम सीखेंगे। और साथ ही साथ आखिरी क्वेरी, सर कितने कलर का पेंसिल यूज करना है, पेन यूज करना है, कौन सा कलर यूज करना है, क्या किया जाए, पेंसिल यूज करें ना करें। तो ये सारी बातें भी आज उस पर चर्चा होगी। अच्छा पेन कौन सा है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो उसके लिए मैंने बहुत आंसर इवैल्यूएट किए हैं, उससे भी मैंने सीखा है कि कौन सा पेन अच्छा दिख रहा है, कौन सा खराब दिख रहा है। तो वो भी आपको मैं आज बताऊंगा। तो दोस्तों जो ये कोर्स स्ट्रक्चर होने वाला है, आज जो पहली क्लास है ये है एट्रीब्यूट ऑफ अ गुड आंसर। एक अच्छे आंसर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या एनाटॉमी होनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, आज उस पर चर्चा होगी। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे डायग्राम्स एंड कीवर्ड एनालिसिस। अलग अलग टाइप के डायग्राम्स देखेंगे जो आप अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो बतेरों प्रकार के डायग्राम्स हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यहां पर अलग अलग टाइप के डायग्राम्स कहां पर कैसे बैठाना है, आज भी हम काफी डायग्राम्स देखेंगे, लेकिन अगली क्लास में मेन चर्चा होने वाली है इस टॉपिक पे। साथ साथ कीवर्ड एनालिसिस करेंगे कि क्या मतलब होता है जब क्वेश्चन में कहीं पर
इलस्ट्रेट आ जाए, क्या मतलब है क्रिटिकली एग्जामिन आ जाए, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। एंड अगेन इसको हम प्रैक्टिकल बनाएंगे। इस पर जो चर्चाएं अवेलेबल है वो सब थ्योरेटिकल हैं, तो इसको भी हम प्रैक्टिकली आज देखने वाले हैं, आज अगले क्लास में देखने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों हम सब्जेक्ट वाइज डाइसेक्ट करेंगे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। तो GS1 डाइसेक्टिंग GS1 हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, उनके क्वेश्चंस देखेंगे, उनका कैसा इंट्रोडक्शन हो, कैसा कंक्लूजन हो, हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में कैसे डायग्राम्स आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। वैसे ही GS1 में ज्योग्राफी एंड सोसाइटी पर होगी, उसमें क्या डायग्राम्स हो, सोसाइटी के क्वेश्चन में कैसा इंट्रोडक्शन हो, क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या कंक्लूजन रखें, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में क्या इंट्रोडक्शन हो, कैसा डायग्राम हो। वैसे ही सोशल जस्टिस एंड IR, GS3 में इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट। फिर हम GS3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी 8वीं क्लास होगी। और नवा लेक्चर होने वाला है GS4 के एथिक्स के थ्योरी पार्ट में। थ्योरी पार्ट में कैसा आंसर लिखें जो आपको मार्क्स दिलाए। वैसे ही एथिक्स में केस स्टडीज में क्या करें जो आपको मार्क्स दिलाए, तो वो सब हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने GS1, 2, 3, 4 सब में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। मैं ये बोस्ट करने के लिए नहीं कह रहा, बस आपको बता रहा हूं मैंने जब स्कोर किया है तो अलग अलग टाइम पे किया है। कभी GS1 में बहुत अच्छे मार्क्स तो अगले अटेम्प्ट में 2 पे, कभी 3 में, कभी 4 में, ऐसे में कंसेक्यूटिवली अच्छे मार्क्स रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने हर एक्सपीरियंस में कुछ कुछ सीखा है, तो उन सब से आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैंने कहा है मैं यहां पर कुछ भी एरोगेंस लेके नहीं आ रहा, तो मुझसे जो कमियां रही हैं, मुझसे जो मिस्टेक्स हुए हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इस लेक्चर सीरीज में। तो आप आराम से निश्चिंत होके बस अपना बेस्ट दें। मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस लेक्चर सीरीज के बाद आप एक बहुत फर्म ग्राउंड पे हो जाए। मुझे मालूम है ये क्लासेस उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत सीरियस हैं इस एग्जाम को लेकर, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड क्लास है आंसर राइटिंग, जो कि सबसे मेहनत का काम है, जिससे हम सबसे ज्यादा कतराते भी हैं, क्योंकि यहां पर मेहनत लगता है। तो मुझे मालूम है ये क्लास सीरियस एस्पिरेंट के हाथ लगेगी तो उनको फायदा होने वाला है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे मालूम है, अगर मैं हार्ट टू हार्ट आपसे कहूं तो ये क्लास व्यूज के लिए नहीं है। मुझे मालूम है ये क्लास सच में उन काबिल स्टूडेंट्स के उत्थान के लिए है जो कि थोड़ी सी गाइडेंस लेके एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। मुझे मालूम है मेरे चैनल पे जब आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको राइट गाइडेंस चाहिए होती है आंसर राइटिंग में, तो वो उनके लिए ये रामबाण इलाज होने वाला है। आइए दोस्तों तो शुरू करते हैं स्ट्रक्चर। तो आंसर राइटिंग में कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखें तो ये आप सबको मालूम है, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन दोस्तों 2 से 3 लाइन से ज्यादा आपको पार नहीं करना है अंडर एनी कॉस्ट। कुछ क्वेश्चन में एक हिडन क्वेश्चन होता है क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में, वहां पे आपको इजाजत मिलती है इंट्रोडक्शन में 3 लाइन पार करने की, एक अगले पैराग्राफ में जाके, जहां पे अगेन आप एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि मैं इंट्रोडक्शन में जो हिडन क्वेश्चन है वो भी एड्रेस कर रहा हूं। क्या कह रहा हूं मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट, बॉडी कैसी हो, अगेन कंक्लूजन भी बोल दें तो कंक्लूजन में भी 2 से 3 लाइन होनी चाहिए। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन लिखने का पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस होता है कि आपके मार्क्स कटे नहीं, एक प्रॉपर ओपनिंग मिले। तो ये मत सोचिए एक अच्छा इंट्रोडक्शन आप आधे पेज का लिखेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। 2 से 3 लाइन लिखे, लेकिन आपका पर्पस है आपके मार्क्स नहीं कट रहे, आप एग्जामिनर को ये कन्विंस करवा दे रहे हो कि मुझे क्वेश्चन समझ आ गया है। मेजॉरिटी लोग जो आधा पेपर बहुत सारा आप देखें तो क्वेश्चन कैसे होते हैं जो समझ नहीं आता, उसमें हवाबाजी चलती है। तो आप एग्जामिनर को यह कन्विंस करवा रहे हो अपने 2 से 3 लाइन के इंट्रोडक्शन से कि मैं आपको यहां पे गप नहीं हाँकने वाला। अगर मैं देशज शब्द का प्रयोग करूं तो यहां पे गप नहीं हाँकने वाला, यहां पे मैं काम की बात कर रहा हूं। तो क्या है अच्छा इंट्रोडक्शन, देखते हैं। कंक्लूजन वैसे ही 2 से 3 लाइन के होने चाहिए। कंक्लूजन दोस्तों आपको क्लिंच करवाता है, फाइनली एग्जामिनर कंक्लूजन पढ़ के आपको मार्क्स देने वाला है। तो कंक्लूजन में उसके आप दिल के तार छू लिए, या कंक्लूजन में आपने कुछ ऐसा लिखा जो उसको कुछ अलग लगा, तो आपको मार्क्स वहां पर एक्स्ट्रा मिल गया। दोस्तों यहां पर जंग आधे आधे नंबर की है, ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। कितने क्लोज कंपटीशन है ये, कितने से आपका नाम लिस्ट से छूटता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि यहां पर जंग आधे आधे नंबर की है। आप ये मत सोचिए एक
अच्छा कंक्लूजन लिख के आधा नंबर मिल रहा है तो क्या हुआ, वो आधा नंबर आपको लिस्ट में डाल सकता है, वो आधा नंबर आपको IRTS से IRS बना सकता है, वो आधा नंबर आपको IRS से IPS बना सकता है, आपका सपना पूरा कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन। तो कैसा कंक्लूजन हो, आइए उसको भी हम देखेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी जो कि कंटेंट है। तो आइए एक पेपर देखते हैं, सक्सेसफुल एस्पिरेंट का है, उन्हीं का पेपर है। तो अगर हम इसको एनालाइज करें, क्या क्या दिख रहा है जल्दी से देखिए और मुझे बताइए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कितने लाइन का है? टूरिज्म इज अ परपेचुअल सनशाइन सेक्टर स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया ड्यू टू आवर इमेंस रीजनल हिस्टोरिकल कल्चरल लिंग्विस्टिक एंड कुलिनरी हेरिटेज। तो बेस्ट क्या होता, देखिए इन्होंने बहुत लंबा सेंटेंस लिखा है, बेस्ट होता कि इसको ये फुल स्टॉप लगा के 2 लाइन में लिखते। तो आपको ये मिस्टेक अवॉइड करना है। देखिए एस्पिरेंट भी, अगर ये आज सक्सेसफुल एस्पिरेंट हैं तो ये भी बहुत टाइम में, जर्नी में लिख लिख के सीखे हैं। तो इन्हीं की टुवर्ड्स दी एंड वाली आप कॉपी देखेंगे तो काफी इंप्रूव्ड आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि ये बहुत अच्छी कॉपी है, फिर भी इसमें कमी है ऑब्वियसली। तो आइए, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कैसा हो, छोटा सा इंट्रोडक्शन, 2 लाइन। इन शॉर्ट अगर ये फुल स्टॉप लगाते तो 2 लाइन में लिख देते, ये जो इन्होंने 1 लाइन में लिखा है। तो 2 लाइन्स का इंट्रोडक्शन है और 1 लाइन का यहां पे कंक्लूजन लिखा है विद कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन दीज डेफिसिट्स आर ब्रिज टू फुल्ली रियलाइज दिस सेक्टर। क्वेश्चन किस पे? हाईलाइटिंग द एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म सेक्टर, डिस्कस द वेरियस बॉटलनेक्स दैट केप्ट द इंडस्ट्री फ्रॉम बिकमिंग हाई परफॉर्मर। यही सवाल है। तो इन शॉर्ट सवाल में 2 सवाल पूछा गया है इसमें। एक है कि एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है टूरिज्म की, बताइए। दूसरी है क्या बॉटलनेक्स हैं इस सेक्टर के, यही सवाल है। तो इन्होंने देखिए कितनी खूबसूरती से सवाल से ही लाइन लिख दिया, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, बॉटलनेक्स। तो एज एन एग्जामिनर मेरे जूते में आइए, समझिए मैं तो क्या ढूंढ रहा हूं। मैं आपसे कथा वाचन बैठ सुनने नहीं आया, मैं आपको इवैल्यूएट करने आया हूं। कैसे इवैल्यूएट करूंगा? ये देख के कि क्या आपने दोनों पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस किए, और एड्रेस किए तो उसके लिए कहां पे किया। अब मैं आपके अगर आंसर में ढूंढूंगा पैराग्राफ में आप कहां एड्रेस कर रहे हैं क्वेश्चन के गिवन पार्ट को, तो आप मुझसे मेहनत करा रहे हैं, आप मुझे पिनलाइज कर रहे हैं, तो मैं आपको पिनलाइज कर दूंगा आपके मार्क्स काट के। तो इन्होंने क्या किया, साफ साफ क्वेश्चन का लाइन लिखा, एग्जामिनर का मेहनत खत्म, और बॉटलनेक्स लिख दिया, एग्जामिनर का मेहनत खत्म। मालूम है पहला पार्ट का यहां पर है, यहां देख लीजिए क्या पॉइंट्स लिखे, इवैल्यूएट कीजिए, क्या पॉइंट्स लिखे, इवैल्यूएट कीजिए, हो गया काम। इसके बाद देखिए बॉडी इन्होंने कैसे लिखी है, ये देखिए 1 लाइन की, 1 पॉइंट, 1 हेडिंग डाला है, सब हेडिंग सब हेडिंग सब हेडिंग सब हेडिंग, मल्टीप्लायर इफेक्ट, अंदर में कहानी, पोटेंशियल अदरवाइज, पोटेंशियल इन अदरवाइज बैकवर्ड एरियाज, तो उसके अंदर सब हेडिंग एग्जाम्पल। तो इनकी खूबसूरती क्या है इसमें, हैंडराइटिंग आप अगर ध्यान से देखें ना तो खास नहीं है। हैंडराइटिंग आप, अगर मैं आपसे पूछूं ये एग्जाम्पल, ये आंसर देखिए, ये आंसर देखिए, हैंडराइटिंग कौन सी अच्छी है? हैंडराइटिंग ये बहुत अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इनका आंसर ज्यादा रीडेबल है। तो यहां पे कंपटीशन हैंडराइटिंग की नहीं है, आपका आंसर रीडेबल होना चाहिए। हैंडराइटिंग का पर्पस क्या है? आप अपने आंसर को रीडेबल बना रहे हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से अपने आंसर को रीडेबल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बॉक्स, एग्जाम्पल इन अ बॉक्स, एग्जाम्पल इन अ बॉक्स, एग्जाम्पल इन अ बॉक्स, नेक्स्ट हेडिंग इन अ बॉक्स, सब हेडिंग अंडरलाइन बॉक्स, सब हेडिंग अंडरलाइन बॉक्स, सब हेडिंग अंडरलाइन बॉक्स। यही तो चाहिए, यही तो है अच्छा स्ट्रक्चर। आपने मेरा काम आसान कर दिया एज एन एग्जामिनर, आप मुझे रिवॉर्ड कर रहे हैं तो मैं आपको रिवॉर्ड कर रहा हूं। दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। एक हाथ ले एक हाथ दे, तो यहां पे वही हो रहा है। तो ये देखिए, तो यहां पे आप दूसरा देखिए, ये हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आप देखिए यहां पे सवाल पढ़िए सबसे पहले, डिस्कस दी चैलेंजेस इन इंक्रीजिंग एडेप्टेबिलिटी ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, चैलेंजेस एंड वेज टू एनहांस डिजिटल पेनिट्रेशन इन इंडिया। 2 सवाल पूछा गया है, इंट्रोडक्शन 2 लाइन का, बहुत बढ़िया खूबसूरत, कंक्लूजन थोड़ा बड़ा कर दिया 4 लाइन का, ठीक है चलेगा, 3 लाइन से आपको ज्यादा नहीं जाना, बाकी सेम, सब हेडिंग, सब हेडिंग, हेडिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, अगेन सेम पैटर्न है, सब हेडिंग अंडरलाइन, सब हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग अंडरलाइन, सब हेडिंग। क्या कमी है यहां पे?
रीडेबिलिटी, दिक्कत है रीडेबिलिटी की। देखिए कितनी यहां पे रीडेबल है आंसर, देख के पढ़ के समझ आ रहा है, मुझे मेहनत नहीं करना पड़ रहा पढ़ने में। ये भी सक्सेसफुल एस्पिरेंट है, बहुत अच्छा रैंक है इनका, लेकिन आंसर में कुछ कमी है तो वो मैं उजागर कर रहा हूं। दूसरी कमी देखिए, चैलेंजेस तो यहां पे पूछा एज इट इज इन्होंने लिख दिया। नंबर 2, दूसरी हेडिंग की देखिए इन्होंने क्या गलती की। पूछा गया है वेज टू इनहैंस डिजिटल पेनिट्रेशन, तो इन्होंने क्या, एक जनरलाइज्ड जो रटा रटाया सब हेडिंग होता है, दूसरा हेडिंग होता है, उन्होंने वो लिख दिया वे फॉरवर्ड। क्या होता है बेहतर हेडिंग, वेज टू इनहैंस डिजिटल पेनिट्रेशन इन इंडिया, और फिर ये कहानी लिखते, मजा आ जाता, मार्क्स मिल जाते, यही चाहिए। तो दोस्तों इन 2 कॉपी से हमने क्या क्या सीखा, जल्दी से मुझे कमेंट में बताइएगा। आपने सीखा है नंबर 1, हैंडराइटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेजिबिलिटी। लेजिबिलिटी कैसे बनती है, आंसर में जब आप पैरा स्पेसिंग करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, तो इस प्रकार से आपके आंसर की लेजिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, इसके सिवा दोस्तों यहां पर अगर आप कंक्लूजन देखें तो देखिए कैसा कंक्लूजन है। गवर्नमेंट स्कीम्स की बात हो रही है, भारत नेट, डिजिटल साक्षरता अभियान, डिजिटल इंडिया, इट्स impetus to data security legislation are steps in right direction. This will ensure that digital technology helps India realize its inclusive development dream. तो अंडरलाइन किया है, तो अच्छा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन लिखा है, अच्छा लगता है ये कंक्लूजन पढ़ के। तो ये अच्छा ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन सुन के एग्जामिनर आपको थोड़ा ज्यादा मार्क्स देते हैं कि हाँ देश की बागडोर इस व्यक्ति के हाथ में दे सकते हैं। चलिए, तो अगर हम देखें तो कैसा आंसर का स्ट्रक्चर होना चाहिए, अगर ये आपकी पेपर है, ये शीट है, तो इंट्रोडक्शन 3 लाइन का लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, सब हेडिंग 3, 4, 5 और उस पे लिखेंगे, फिर हेडिंग 2 दूसरा पार्ट ऑफ क्वेश्चन से ही हेडिंग का लाइन उठाएंगे। बहुत बड़ी गलतियां आपसे होती है इंट्रोडक्शन में, उस पर हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये मॉडल स्ट्रक्चर इनकॉर्पोरेट कीजिए, ये है मॉडल स्ट्रक्चर, यही है राज सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स का। क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं 3 लाइन, उससे ज्यादा नहीं। हेडिंग 1 जो कि कहां से लिया जाता है, हेडिंग 1 की लाइन कहां से आती है, क्वेश्चन से आती है। क्या पर्पस है आपको बता दिया है, एग्जामिनर को दिखता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा पार्ट आप एड्रेस कर रहे हो, एग्जामिनर को पता चलता है। हेडिंग 2 अगेन कहां से आया, क्वेश्चन से आया, तो एग्जामिनर को पता चल गया कौन सा पार्ट आप एड्रेस कर रहे हो। सब हेडिंग 1, 2, सब हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5, सब हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5, लास्ट में कंक्लूजन। पेज के राइट साइड में डायग्राम होता है, अगर डायग्राम आपका बड़ा हो रहा है तो कुछ इस प्रकार से आप पेज के बीच में भी डायग्राम बना सकते हो, और हर डायग्राम में आप लेबल करोगे, तो डायग्राम पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों इसके बाद हमने समझा है प्रेजेंटेशन, तो स्ट्रक्चर तो हम समझ गए कैसा स्ट्रक्चर हो, ये स्ट्रक्चर चाहिए। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों बहुत बड़ी समस्या क्या हो रही है आप लोगों से, आप सवाल देखते हैं और सवाल देखते ही तुरंत के तुरंत आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। एग्जाम कंडीशन में 30 सेकेंड्स आपको चाहिए सवाल पढ़ने के लिए, कम से कम सवाल पढ़िए, सवाल पढ़ के आप आंसर का स्ट्रक्चर दिमाग में सोचिए उसी 30 सेकेंड्स में, 1 मिनट भी चलेगा। क्या पार्ट्स पूछे गए हैं ये सबसे पहले देखिए, क्योंकि जैसे ही आप पार्ट्स देखेंगे तो आपको अपने आंसर की हेडिंग मिलनी शुरू हो जाएगी, क्या क्या हेडिंग आपको डालना है और इन्हीं आयामों में सोचना है। तो इससे आप क्या इंश्योर करेंगे कि सारे क्वेश्चन के जो डिमांड्स हैं वो एड्रेस हो रहे हैं, और साथ ही साथ आप इस बीच में ब्रेनस्टॉर्म करें, कुछ अच्छा इंट्रोडक्शन, कुछ कंक्लूजन। होता क्या है ना, सेम ज्ञान इंट्रोडक्शन में भी चला जा सकता है, कंक्लूजन में भी जा सकता है, तो क्या इंट्रोडक्शन में डालें क्या कंक्लूजन में डालें, यहां पर आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे इस बारे में। तो दोस्तों ये 30 सेकेंड्स टाइम एग्जाम कंडीशन में 1 मिनट तक लेना है जब आप अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ मेरे स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट करने वाले हैं आंसर राइटिंग, तो आप क्या करें, 5 मिनट 10 मिनट ले लें, लेकिन ये एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही एंड प्रोडक्ट अच्छा आएगा। तो 5-10 मिनट लें एंड आप इस वक्त इस पे ड्वेल करें। आइए तो इसी एक्सरसाइज को देखते हैं, समझते हैं। सवाल है, पढ़िए, पहला सवाल पढ़िए, क्या है, क्या आप पार्ट्स एड्रेस कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। जस्टिफाई द नीड फॉर एफडीआई
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी? नंबर 1, why there is gap between MOU signed and actual FDIs? Actually UPSC का क्वेश्चन है, suggest remedial steps to be taken for increasing actual FDIs in India. तो पहला पार्ट क्या है, नीड फॉर FDI क्या है इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, यही पूछा गया है पहला पार्ट। नंबर 2, क्यों गैप है बिटवीन MOU साइंड एंड एक्चुअल FDI, यही है नंबर 2। नंबर 3 पार्ट क्या है इस सवाल का, नंबर 3 पार्ट है क्या स्टेप्स लिए जाएं सो दैट जो गैप्स हैं वो फुलफिल हो सकें, वो कम हो सकें। तो यही 3 पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर टू द वेगरीज ऑफ नेचर, डिस्कस द नीड फॉर क्रॉप इंश्योरेंस। पहला पार्ट क्या है, डिस्कस द नीड फॉर क्रॉप इंश्योरेंस एंड ब्रिंग आउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो सेकेंड पार्ट क्या है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या इतना ही सवाल है? नहीं, एक हिडन क्वेश्चन है। कहां पे है, इंट्रोडक्शन में। याद है मैं कह रहा था इंट्रोडक्शन में अगर हिडन क्वेश्चन है तो ही आप 2 लाइन से बड़ा एक्सीड करेंगे, 3 लाइन से ज्यादा एक्सीड करेंगे इंट्रोडक्शन, तो ये वही सवाल है। तो ध्यान से सुनिए, तो यहां भी सेम 2 लाइन का इंट्रोडक्शन जाएगा, लेकिन एक नेक्स्ट सब हेडिंग और ऐड हो जाएगी। इस केस में सब हेडिंग और ऐड हो जाएगी, वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर टू वेगरीज ऑफ नेचर। तो वो सब हेडिंग डाल के, वो क्या है, हिडन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो इंट्रोडक्शन में 2 लाइन लिख के आप कहां पे आ जाएंगे, दिमाग आप आ जाएंगे फैक्ट्स पे। क्या फैक्ट्स हैं जिससे आप प्रूव कर सकते हैं हाँ इंडियन एग्रीकल्चर वल्नरेबल है टू वेगरीज ऑफ नेचर। आप बताएंगे इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडियन एग्रीकल्चर के, कितना % ऑफ क्रॉप्ड एरिया रेन फेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता है, कितनी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये सारी बातें आपको यहां करनी है। इनपुट इंटेंसिव कौन सा है, एग्रीकल्चर, और उसके बावजूद वो रेन डिपेंडेंट है। तो ये सारी बातें आप कुछ कर सकते हैं बिल्कुल ब्रीफ में। याद रखिएगा इस पार्ट का हार्डली, अगर ये 12.5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसका बस 2 नंबर होगा। तो आप वो 2 नंबर क्लिंच करने के लिए लिख रहे हैं। हो सके तो आप एक हब एंड स्पोक डायग्राम बना सकते हैं जिसमें आप क्या डालें, रीजंस फॉर इंडियन एग्रीकल्चर बीइंग वल्नरेबल, रीजंस फॉर वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, और इसमें 3-4 रीजन लिख दे तो आप वो 2 मार्क पक्का कर लिए। तो इसका यही पर्पस है। तो अब आप जब भी सवाल पढ़ें तो ये हिडन पार्ट ऑफ क्वेश्चन भी समझें, और बाकी 2 तो आप जानते ही हैं कि क्या लिखेंगे, नीड फॉर क्रॉप इंश्योरेंस क्या है आप लिख देंगे, सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिखेंगे। हो सकता है यहां पे ना कुछ पार्ट इंटरलिंक होके सेम हो जाए, तो रिपीट ना करें, पॉइंट सेपरेट करें, अलग अलग जगह पे लिखें। तो जो इंपॉर्टेंट है वो इस इंपॉर्टेंट हेडिंग में डालें, जो हिडन पार्ट ऑफ क्वेश्चन है वहां पे थोड़े लेस इंपॉर्टेंट लेकिन अच्छे डेटा फैक्ट्स वहां पर पेश करें। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये एक्सरसाइज से आज कुछ सीखा है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एक्सरसाइज है। अगला सवाल है, क्वेश्चन पढ़िए, पॉज कीजिए और कमेंट में यहां पर पॉज कीजिए, पढ़िए। ठीक है, तो आप लोगों ने आई होप पढ़ लिया है। तो फॉर द इफेक्टिव बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट डिस्कस द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू डिनाई लोकल सपोर्ट टू मिलिटेंट्स एंड ऑल्सो सजेस्ट वेज टू मैनेज अ फेवरेबल परसेप्शन अमंग लोकल्स। तो कितने पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन है उसको बताइए, और क्या हिडन पार्ट है जो आपको एड्रेस करना है, आप उसे कैसे करेंगे, कमेंट्स में आपको ये बताना है। चलिए तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन में हम बहुत डेप्थ में चर्चा करेंगे जब हम स्क्रूटिनाइज करेंगे GS 1, 2, 3, 4, जैसा मैंने आपको बताया आने वाले कोर्स, आने वाली क्लासेस में होगा। तो इस वक्त दोस्तों आपको क्या नहीं करना, इंट्रोडक्शन में कभी भी क्वेश्चन रीफ्रेम करके ना लिख दें। आप एक एक नंबर, आधे आधे नंबर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप ऐसा कुछ भी कॉपी में नहीं लिखेंगे जिससे आपको इवैल्यूएट ना किया जाए। अगर आप क्वेश्चन वापस लिख दोगे तो मैं क्यों आपको मार्क्स दूं, ये तो मैंने बताया है। आप लिखोगे तो मैं क्यों मार्क्स दूं आपको मार्क्स तब मिलेगा जब आप कुछ अलग लिखोगे। तो इसीलिए नेवर एवर एवर रीफ्रेम दी क्वेश्चन। तो कुछ स्टैंडर्ड हो सकता है जो कि हम अगेन डेप्थ में समझने वाले हैं। एथिक्स में आप क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन आ रहा है
मान लीजिए कंपैशन पर, तो कंपैशन पे आप लिखेंगे कि कंपैशन हो सकता है, उसकी डेफिनेशन क्या आपने अपने शब्दों में लिखी है वो याद करके वो आपका आप उसको लिख दीजिए, वो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन। कंपैशन पे आप नीचे चाहें तो एक फॉर्मूला जैसा बना दें कि कंपैशन इज इक्वल टू एम्पैथी प्लस डिजायर टू एलिविएट अदर सफरिंग, है ना, कुछ ऐसा आप कर सकते हैं। कंपैशन इज इक्वल टू एम्पैथी प्लस डिजायर टू एलिविएट अदर सफरिंग, तब जाके वो बनता है कंपैशन, अदर्स सफरिंग, है ना। तो ये जैसे ही आपने फॉर्मूला बना के लिख दिया ना, आपको मार्क्स मिलेगा। आप क्या एग्जाम में कुछ नोवेल्टी आ रही है, कुछ नयापन आ रहा है, एग्जामिनर पढ़ पढ़ के बोर हो गया है, उसको कुछ नया परोस के दो तो ही मार्क्स मिलेगा। यकीन मानिए मैं अपने अटेम्प्ट्स में देख रहा हूं, और अब मैं जब से पढ़ाना भी शुरू कर दिया हूं ये भी मैंने देखा है, अब जो नए बच्चे, नया जनरेशन, जो नया हर साल के साथ जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड है कंपेयर टू द प्रीवियस बैच। तो कंपटीशन रियल सेंस में कट थ्रोट है, आप नहीं करेंगे, कोई और कर रहा है ये इनोवेशन, तो ये इनोवेशन आपको इनकॉर्पोरेट करना है ना। तो कुछ नोवेल्टी परोसें। इकोनॉमी में क्या कर सकते हैं, डेटा से ओपन कर सकते हैं, हो सकता है आप जीडीपी के डेटा से ओपन करें, हो सकता है इस वक्त आप कितनी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है इसकी बात कर दें, हो सकता है कि इस वक्त एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है तो आप कुछ एग्रीकल्चरल सर्वे का डेटा इस्तेमाल करें, तो वैसा हो सकता है। गवर्नेंस में हो सकता है आप किसी रिपोर्ट के फाइंडिंग से पेश करें, इंट्रोडक्शन करें। सेकेंड एआरसी में भी ये पाया गया था, सरकारिया कमीशन ने भी ऐसा कहा है ना, कुछ इस प्रकार से नीति आयोग रिपोर्ट में भी ये फाइंड किया गया है। वैसे इकोनॉमी में भी आप कर सकते हैं, पॉलिटी में भी आप क्या कर सकते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से ओपन करें, हो सकता है आप किसी कोर्ट केस से ओपन करें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऐसा पाया है, इससे ओपन करें। तो उस पर हम चर्चा करेंगे जब हम GS2 टॉपिक उठाएंगे। लेकिन एक गोल्डन रूल हमेशा याद करें, ये गोल्डन रूल ब्रीच नहीं होना चाहिए। दिस इज द गोल्डन रूल, दिस इज द गोल्डन रूल। क्या है गोल्डन रूल? Maximum 3 lines, optimally 2 lines intro. Only when there is an exception, when there is a hidden question, still there will be 2 lines of intro. But यहां पे एक नई सब हेडिंग आ जाएगी, एक नई सब हेडिंग आ जाएगी जो कि इंट्रोडक्शन से इंस्पायर्ड होगी। तो ये गोल्डन रूल आपको हमेशा फॉलो करना है। आधा पेज का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, एग्जामिनर चिढ़ जाता है, क्योंकि जब आप आधा पेज का इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो आप काम के शब्द को लिखने के लिए कम स्पेस अलॉट करते हैं, कम वर्ड्स अलॉट करते हैं, तो आपके मार्क्स ऑलरेडी कट गए, आप कंपटीशन से बाहर हो गए उस वक्त, एटलीस्ट उस सवाल में। नेक्स्ट सबसे बड़ी समस्या, सर हमारी हैंडराइटिंग खराब है, बॉडी में क्या करें, बॉडी हम अच्छा बना भी लें, कंटेंट है, सब पढ़ा है, लेकिन हैंडराइटिंग ही खराब है। तो दोस्तों हैंडराइटिंग अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी, है ना। तो एग्जामिनर को ये ना जज करने दे कि आप केयरलेस व्यक्ति हैं, आप इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी थोड़ा सा एफर्ट नहीं डाल रहे, आप ऐसे ही आ गए, तो ये जज ना करने दें। तो हैंडराइटिंग दोस्तों मैं नहीं कहता कि आप बिल्कुल कैलीग्राफी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, है ना। हम अनअकैडमी में कैलीग्राफी यूपीएससी सीएससी में तो नहीं कराते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कैलीग्राफी वाली हैंडराइटिंग नहीं चाहिए। व्हाट इज नीडेड, लेजिबल हो, नीट हो, और साथ साथ बहुत लोग क्या करते हैं ना, अगर लिख रहे हैं, अरे ये क्या मैजिक हो गया लिखा ऐसे इंपॉर्टेंट, फिर काटना है, ऐसे काट देते हैं, ये कभी ना करें। कटिंग्स कैसा होना चाहिए, आपके आंसर में नीटनेस होनी चाहिए। आपने लिखा और एक सिंगल लाइन, आपको बचपन से बताया जा रहा है, मैं वही बात वापस से बता रहा हूं, सिंगल लाइन, बस ऐसे स्ट्राइक कर दिया, हो गया। देखिए अंतर, देखिए क्या ठीक लग रहा है दोनों में, नीचे जो काटा है ऑब्वियसली वो क्लीन लग रहा है। तो आपके आंसर में क्लीनलीनेस होनी चाहिए, स्वच्छ यहां भी हो,
है ना, सिर्फ बन के ही आईएएस बन के ही ना करें, स्वच्छता भारत स्वच्छ भारत अभी भी करें, अपने आंसर शीट में भी करें, तो मल्टीपल कटिंग्स ना करें। तो आइए हैंडराइटिंग के बारे में क्या निदान हो, क्या सोल्यूशन हो, उसको समझें। तो दोस्तों ये देखिए, ये हैंडराइटिंग देखिए, क्या कुछ कमी है इस हैंडराइटिंग में? क्या कुछ कमी है इस हैंडराइटिंग में? तो दोस्तों ध्यान से अगर आप देखें ना, तो हैंडराइटिंग बुरी नहीं है, हैंडराइटिंग बुरी नहीं है, हैंडराइटिंग ठीक है, कर्सिव में लिखा है ना, गिव मी सो मेनी। दिक्कत कहां पे है मालूम है? रादर ये हैंडराइटिंग में खास अंतर नहीं है, एक जैसी हैंडराइटिंग है। क्यों ये सुंदर लग रहा है, क्यों ये लेजिबल लग रहा है, जानते हैं? आपको मालूम है, आपको बता दिया मैंने। यहां पे इस लेजिबिलिटी के पीछे कारण है यूज ऑफ बॉक्स, लाइन के बीच में स्पेस, है ना, स्पेस, छोटा छोटा सेंटेंस, स्पेस, बॉक्स, स्पेस, स्पेस, बॉक्स, हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग। तो दोस्तों यही तो चाहिए। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो आप क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों खराब हैंडराइटिंग के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि आप सबसे पहले तो आंसर को छोटा छोटे लाइंस में लिखना शुरू करें। तो इस पर मैं वापस चर्चा करने वाला हूं जब हम डिस्कस करेंगे कैसे हैंडराइटिंग को लेके क्या किया जाए, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, तो उस पर अभी चर्चा कर लेते हैं, लगे हाथ। बाद की बात बाद में रह जाती है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, जैसे ही आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे ना, आपकी हैंडराइटिंग खराब है, आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रहा है, आप वो सारी कमियों पे आसानी से उसे ढक सकते हैं। कैसे? आप यहां पे इंट्रोडक्शन 2 लाइन का लिख रहे हैं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने की चांसेस थोड़े कम है, छोटे सेंटेंस लिख रहे हैं, सब हेडिंग बॉक्स में लिख रहे हैं, स्पेसिंग बढ़ा रहे हैं, हैंडराइटिंग खराब है तो भी चीजें लेजिबल है, जस्ट लाइक इन सक्सेसफुल एस्पिरेंट का आंसर है। देखिए हैंडराइटिंग एवरेज है, नथिंग स्पेशल अबाउट द हैंडराइटिंग, लेकिन इसमें क्या कमी है? यहां पे स्पेसिंग नहीं है, पैरा स्पेसिंग नहीं है, यहां पे मॉड्यूलैरिटी नहीं है, इन द सेंस अलग अलग सब हेडिंग्स नहीं है। तो जैसे ही आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की समस्या, आपकी खराब हैंडराइटिंग की समस्या दोनों सॉल्व हो जाएगी, आपका पेपर भी टाइम पे फिनिश होगा अगर आप ये मॉडल स्ट्रक्चर फॉलो करें। दोस्तों ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेबल है, मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे मैं कुछ बेचने आया हूं, लेकिन ये सच है, ये मानिए, ठीक है। चलिए, तो हैंडराइटिंग इज इंपॉर्टेंट, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा हैंडराइटिंग इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर नॉलेज एंड प्रेजेंटेशन स्किल। बहुत जरूरी है यूज ऑफ डायग्राम, बहुत जरूरी है इस प्रकार से बॉक्स बनाना, इस प्रकार से पैरा स्पेसिंग करना। तो दोस्तों बहुत जरूरी है आप एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव को समझें, एग्जामिनर के मन में क्या चलता है। 4 पेपर चेक करेंगे, आप समझ जाएंगे। दोस्तों एक एग्जामिनर को समझिए, वो कोई एमिनेंट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, यानी धाकड़ व्यक्ति रहे हैं, अगर मैं देशज शब्द का प्रयोग करूं तो, लेकिन उनको एक डेडलाइन मीट करना है, दिन में इतनी कॉपी दे दी गई है जो कि उनको इवैल्यूएट करना है, तो उनके पास एक डेडलाइन है मीट करने के लिए। ऐसा भी नहीं कोई खास पैसे मिल रहे हैं पेपर चेक करने के लिए कि मनी उनको ड्राइव कर रही है, बिल्कुल नहीं, पैसों के लिए तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। साथ साथ एक हेड एग्जामिनर भी उनके सर पे बैठे हुए हैं, तो हेड एग्जामिनर क्या कर रहे हैं? वो भी देख रहे हैं कि आपसे कुछ कमी तो नहीं हो रही है। तो एक बॉस भी है जो उनको और चिड़चिड़ा बना सकते हैं। साथ साथ उनके पास लिमिटेड टाइम है ना, डेडलाइन है मतलब एक लिमिटेड टाइम है, तो वो आपका इंटायर आंसर पढ़ने के लिए खास मोटिवेटेड तो नहीं है। साथ साथ उनकी उम्र भी है, तो थोड़ा चिड़चिड़ापन होना भी लाजमी है, पेशेंस थोड़ा कम हो सकता है, स्पेशली जब पैसे भी ना मिले उस काम के लिए। तो ये सब जब हो रहा है, तो अगर आप उनके सामने खराब हैंडराइटिंग की कॉपी भेज रहे हैं, एक इस प्रकार का आंसर लिख के भेज रहे हैं जो कि रीडेबल नहीं है, लेजिबल नहीं है, तो एग्जामिनर को खास इंसेंटिव नहीं है पढ़ने के लिए आपका आंसर। आपकी कॉपी हो सकती है हेड एग्जामिनर के पास रैंडमली वो निकाल ले कॉपी और चेक करें कि आपने मार्क्स ढंग से दिया है एग्जामिनर ने या नहीं दिया है, लेकिन जैसे ही वो ऐसी कॉपी देखेंगे, वो भी यार इतनी सारी कॉपी है, क्यों
में देखेंगे मार्क्स सही मिला या नहीं मिला, वो प्रेफर करेंगे उस टैग से कोई और कॉपी उठा लेना और फिर इवैल्यूएट करना कि सही से एग्जामिनर ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। हेड एग्जामिनर भी खास इसको सपोर्ट नहीं करेंगे ऐसे आंसर में खराब मार्क्स को। तो इसीलिए वहां कोई सुनवाई नहीं है, कोई रीइवैल्यूएशन के लिए आप नहीं दे सकते यूपीएससी में कि साहब मेरे आंसर चेकिंग में गलती हो गई, वो सब सोल्यूशन नहीं है। तो क्या सोल्यूशन है, क्या सीखे इससे? एग्जामिनर को नाराज नहीं करना है, उसको पिनलाइज नहीं करना है। उनको अगर पिनलाइज नहीं करना है तो क्या करना है? हैंडराइटिंग खराब भी हो तो भी ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया है ये रामबाण इलाज है। स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अगर ढंग के स्ट्रक्चर में आप कुछ भी लिखें, एवरेज आंसर भी लिखें तो भी मार्क्स मिलता है। ठीक है, आइए देखते हैं, पढ़िए। यहां पे ये भी एक टॉपर है, उनकी स्टार्टिंग की कॉपी है, देखिए कैसे लिखा है। क्या इनको मार्क्स एग्जामिनर दे रहे होंगे? स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, ऐसी आंसर लिखे हैं, नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। भले अच्छा आंसर लिखे हैं लेकिन आप पढ़िए तो। इट इज इनएप्रोप्रिएट टू से दैट राज्यसभा इज अ सेकेंडरी हाउस टू दी लोकसभा, फुल स्टॉप। द राज्यसभा प्लेज अ की रोल इन द इंडियन पार्लियामेंट। राज्यसभा एक्ट्स एज अ चेक on the majoritarian and populist of tendencies of the लोकसभा। इसके आगे मुझे नहीं समझ आया इन्होंने यहां पर क्या लिखा है। टॉपर हैं वैसे, इंप्रूव किए होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। लास्ट आते आते इनकी कॉपी काफी इंप्रूव कर गई होगी। लेकिन यहां पे देखिए ये हैंडराइटिंग भी लगभग वैसी ही है, बट व्हाट मेक्स इट स्टैंड अपार्ट? स्ट्रक्चर। बार बार मैं आपके दिमाग में यही, आप लोग कहते सर आप लेक्चर में ना एक चीज बार बार बोलते हो। मैं क्यों बोलता हूं कोई चीज बार बार? मैं इसीलिए बोलता हूं ताकि वो बात आपके दिमाग में बैठ जाए। मैं अलग अलग एग्जाम्पल से वही बात री एम्फेसाइज करवाना चाह रहा हूं क्योंकि वही रामबाण इलाज है। तो उसको आप समझ गए तो मेरा पढ़ाना सक्सेसफुल होगा अगर मेरे कुछ एस्पिरेंट्स ये एग्जाम क्लियर करते हैं। मुझे मालूम है सब नहीं करने वाले, पर कुछ सीरियस एस्पिरेंट्स एडवाइस फॉलो करेंगे एंड डेफिनेटली क्लियर करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल देखिए बॉक्स, सब हेडिंग, अंडरलाइन, यूज ऑफ अंडरलाइन, बॉक्स, यही है आपकी खराब हैंडराइटिंग। अगर ये अपना आंसर इस तरीके से लिखते तो एग्जामिनर इंसेंटिवाइज होता पढ़ने के लिए। तो क्या ये एक दिन में आप ऐसे बन जाएंगे? नहीं, रेगुलर प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग, लिखते लिखते आपको ऐसी आंसर लिखने की आदत हो जाएगी। नथिंग हैपेंस इन अ डे, बार बार आपको लिखना पड़ता है। अगेन अगर ये लेक्चर आपको लग रहा है मैं स्लो बोल रहा हूं तो आप 1.5 पे देखिए, 2x पे देखिए, आई डोंट माइंड। पॉइंट इज आप चीजें समझें एंड उसको इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि ये फ्रैंकली स्पीकिंग इससे काफी ज्यादा रिवॉर्डिंग होगा ही, एंड काफी ज्यादा मार्क्स भी इंसेंटिवाइज होंगे, आपके इंक्रीज भी होंगे। तो क्या है बॉडी में, क्या बनाता है स्ट्रक्चर्ड आंसर में? क्या होती है? पैरा स्पेसिंग होती है। वो पैरा स्पेसिंग जो लाइन के बीच में स्पेस आप छोड़ रहे हैं, अलग अलग स्पेस छोड़ रहे हैं बॉडी के बाद, इस प्रकार से डब्बा बना रहे हैं, इससे क्या होता है? आंसर रीडेबल होता है। एक सब हेडिंग होती है, बुलेटिंग होता है, 1 2 3 1 2 3, इस प्रकार से बुलेटिंग होता है। बुलेटिंग का आप एक अच्छा तरीका यहां पे जो मैंने दिया है आप इसको फॉलो करें। काफी टॉपर्स क्या करते हैं कि 1 2 3 की जगह वो दूसरा तरीका भी फॉलो करते हैं क्योंकि कम टाइम लगता है, तो वो भी कर सकते हैं। ऐसे पॉइंट्स लिख देते हैं, 1 पॉइंट, 2 के अंदर ऐसे पॉइंट्स, ठीक है, हेडिंग 2 सब हेडिंग 1 इसके अंदर ऐसे पॉइंट्स। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, गोला बना दें, स्टार बना दें, कुछ बना दें, ए लिखें, बी लिखें, 1 लिखें, रोमन में इस प्रकार से लिखें, जो करना है करें, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर अडहेरिंग टू दिस स्ट्रक्चर। पर्पस लेजिबिलिटी है, अगेन याद रखिएगा, पर्पस इज लेजिबिलिटी। तो बुलेटिंग करें। पैराग्राफ में देखिए लिखना अगर आपका नेचुरल स्वभाव है, आप आज तक पैराग्राफ में लिखते आए हैं, आप यूनिवर्सिटी में काफी एग्जाम्स दिए हैं, हो सकता है आपने एमए सोशियोलॉजी, एमए ज्योग्राफी किया है, तो हो सकता है यूनिवर्सिटी में आप वैसे ही यूज्ड टू हैं राइटिंग इन पैराग्राफ। तो मैं नहीं कह रहा कि आप अपना नेचुरल फ्लेयर, नेचुरल स्ट्रक्चर बदल दीजिए। हालांकि दिस स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया है दैट इज रिवॉर्डिंग एंड इंसेंटिवाइजिंग, पर उसके बावजूद अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो भगवान के लिए एक चीज करें, वो क्या है? अंडरलाइन करें। देखा इन्होंने,
पैराग्राफ में लिखा है लेकिन अंडरलाइन किया है इन्होंने भी, तो वो फॉलो करें, अंडरलाइन करें। तो अंडरलाइन करें, क्या अंडरलाइन करना है अभी बता दूंगा। डायग्राम्स इनकॉर्पोरेट करें, स्कीमेटिक्स, फ्लो चार्ट्स, उसको इनकॉर्पोरेट करें, ब्लैक एंड ब्लू पेन मिक्स करके लिखें। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। नॉर्मल से भी खराब ही हैंडराइटिंग है, अब तक जो मैं हैंडराइटिंग दिखा रहा था उससे भी खराब है, लेकिन ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन यूज कर लिया है, कैसा भी पेन यूज किया, ब्लैक एंड ब्लू इंक यूज किया, स्पेसिंग किया, डायग्राम्स बनाए, इस प्रकार से लिखा तो आंसर रीडेबल हो गया, है ना। तो आप क्या करें, ब्लैक एंड ब्लू इंक यूज करें। कैसा पेन यूज करें, देखिए सबसे पहले तो जब पेन का सवाल उठता है तो ऐसा पेन यूज करें जिसका इंक छपे। यहां पे देख रहे हैं कैसे इंक छप के आ रहा है, ये देख रहे हैं इंक कितना अच्छा लिख रहा है, तो वैसा इंक यूज करें। बहुत डार्क भी ना हो कि पीछे के साइड का पेज खराब हो जाए। यूपीएससी का पेपर वैसे बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा पेपर क्वालिटी होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अवॉइड करें वैसा पेन जो पिछले साइड भी छप के उभर जाए, क्योंकि कुछ कॉपी हो सकती है थोड़े पेपर गड़बड़ हो। बट इस प्रकार का पेन यूज करें जिसका इंक थोड़ा डार्क हो। ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन चलेगा, जेल पेन चलेगा, इंक पेन ना लिखें। स्प्रेड कर गया पेपर में, इंक गिर गया, यू नेवर नो, है ना, पानी गिर गया, पानी पी रहे हैं तो आपका आंसर बर्बाद हो सकता है। तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया क्या करें, सब हेडिंग बुलेटिन पैराग्राफ में लिखें, अंडरलाइन करें। किसको अंडरलाइन करना है अभी चर्चा करेंगे। आइए क्वेश्चन है ड्रग अब्यूज पे, देखिए क्या लिखा है इन्होंने। टॉपर हैं ये भी, ये सारे कॉपीज मैं आपको टॉपर के ही दिखा रहा हूं। यही कॉपी जो थी, ये कोई कॉपी नहीं, गूगल से बस उठाया हुआ इमेज है, अदरवाइज बाकी सारे कॉपीज टॉपर्स के ही हैं दोस्तों। तो देखिए सवाल था ड्रग अब्यूज पे, कंटेंट पढ़िएगा इस आंसर का, कंटेंट पढ़िए और मुझे बताइए क्या कंटेंट में कुछ खास है या कंटेंट ऐसा है कि कोई भी लिख सकते हैं। Latest WHO report points to the rampant growing drug abuse among the youth in India. कुछ ऐसी बात है जो आपको नहीं मालूम है, आपको मालूम है। WHO रिपोर्ट, एग्जामिनर तो जाके चेक नहीं करने वाले, WHO ने कहा है क्या, शायद फेंका हो। मुझे भी फ्रैंकली इतना मेहनत नहीं है कि मैं जाके WHO में गूगल करूं सही लिखा है या नहीं लिखा है। UNODC लिखते तो थोड़ा और मजा आता, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, जो कि ड्रग अब्यूज वगैरह भी देखते हैं, पर WHO भी लिखा है, शायद किसी रिपोर्ट में आया हो, लेकिन मान्य है। इन्होंने ये नहीं कहा है कि किसी और यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात नहीं कर दी है, तो वो अगर लिखते तो जाहिर सी बात है वो मुझे पता चल जाता वो फेंक रहे हैं। लेकिन यहां पे अपने आंसर को, इंट्रोडक्शन को, उनको कंटेंट नहीं मालूम है तो क्रेडिबिलिटी बना रहे हैं। देख लिए WHO रिपोर्ट ने कहा है साहब, है ना, तो इससे क्या बना है, क्रेडिबिलिटी बना। हो सकता है कहा हो, लिखा हो, कहीं आया हो। At a time when it is time to reap the benefits of demographic dividend, our youth are in deep slumber under drugs and this needs special attention. चीख के ये इंट्रोडक्शन बता रहा है कि इनके पास कंटेंट नहीं है, ये वाला क्वेश्चन ये प्रिपेयर्ड नहीं है। मेजॉरिटी होंगे स्टूडेंट्स उस वक्त। फैक्टर्स दैट इनहैंस द रिस्क, ये देखिए कितनी खूबसूरती से इन्होंने 4 फैक्टर बनाया है डब्बे में डाल के। फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, उससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन, ओके। हेल्थ, लैक्स फार्मास्यूटिकल सप्लाई, स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स, डिप्रेशन। जियोग्राफिकल, एफिनिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स टू ड्रग आर्क, मेनली रैम्पेंट इन पंजाब हरियाणा। तो देखिए ड्रग आर्क ने ये बात करना चाह रहे हैं गोल्डन क्रीसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल की, तो जाहिर सी बात है इन्होंने नहीं पढ़ा है, चीख के ये कह रहा है आंसर। फिर भी इन्होंने खूबसूरती से जनरलाइज्ड पॉइंट्स को लिखा है, यही मैं आपको बताना चाह रहा। मैं इनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये टॉपर हैं, इनको कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मुझसे कोई सर्टिफिकेट की इनको आवश्यकता नहीं है, इनको यूपीएससी ने सर्टिफिकेट दिया है क्लियर करके। तो ऑब्वियसली मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि टॉपर्स भी आपके जैसे ही स्टूडेंट्स हैं जो कि एवरेज आंसर लिखते हैं। फर्क कहां होता है, स्ट्रक्चर में। ये अगर इस तरीके से वो लिख देते तो मैं जरा ना मैं पढ़ता ना मैं इवैल्यूएट करता, लेकिन ये स्ट्रक्चर देख के मैं क्या करूंगा,
मैं ध्यान से पढ़ूंगा और इनको कुछ एवरेज से बेहतर मार्क्स दे दूंगा, एवरेज पॉइंट्स लिखने के लिए, क्योंकि ये इन्होंने क्या किया, अच्छा स्ट्रक्चर फॉलो किया है, मेरा काम आसान कर दिया है और मुझे देख के खुशी हो रही है, लग रहा है कुछ अच्छा लिखा है इन्होंने, है ना। लैक ऑफ एनी लॉ, डिक्लाइनिंग एंड डिसइंटीग्रेटिंग फैमिली, सोसाइटल पीयर प्रेशर, आईआईटी, आईआईएम, फ्रेंड्स, कुछ है, बट जो भी है आप अगर पढ़े तो इससे देखिए, ड्यू टू अबव वेरियस प्रॉब्लम्स द ड्रग कंजम्पशन हैज बीन रैम्पेंट मेनली अक्रॉस पंजाब, राजस्थान, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो लिख दिया, अच्छा आंसर है। चाहते तो एक मैप भी डाल सकते थे, इंडिया एक तरफ दिखा दिया गोल्डन ट्रायंगल, दूसरी तरफ वेस्टर्न पार्ट में दिखा दिया ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गोल्डन क्रीसेंट। इंडिया इज अ ब्रिज बिटवीन गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रीसेंट, ड्यू टू विच ड्रग का कॉन्ड्यूट बना हुआ है, एज रिसेंटली फाउंड इन यूएस का किसी का रिपोर्ट भी आया था। तो ये क्या हुआ, एक अच्छा आंसर इन्होंने बस अपने स्ट्रक्चर से बना दिया। तो इनके आंसर के कंटेंट में कुछ अलग नहीं था, बस स्ट्रक्चर था जो कि इनके आंसर को स्टैंड आउट करवा दिया और इनको मार्क्स दिलवाया। आइए यहां पे देखिए, ट्रिब्यूनल्स पे कंटेंट भी है और आंसर भी देखिए कैसे। ट्रिब्यूनल्स इन्होंने बता दिया 40 सेकंड, जैसा मैंने कहा पॉलिटी का क्वेश्चन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, आर्टिकल 3238, 3233B अंडर पार्ट 14A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रिब्यूनल्स दो प्रकार के, डायग्राम बनाया ट्री वाला, 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड अदर ट्रिब्यूनल्स 323B। बेनिफिट्स क्या है, क्वेश्चन में पूछा है। तो क्या क्या ट्रिब्यूनल्स ऑफ इंडिया नॉट जस्ट रिप्लिकेटेड सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट जुडिशरी सफर्स फ्रॉम बट एडेड अ फ्यू मोर। तो कुछ बेनिफिट्स दे दिए, कुछ लूपहोल्स दे दिए, बड़ा रीडेबल एंड इजी आंसर इन्होंने बनाया है, पढ़ने में आसानी है, छोटा पॉइंट है, छोटा लाइन है। इस प्रकार से आप क्या करोगे, आप ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करोगे। आपका अगर लैंग्वेज में पकड़ नहीं है तो भी आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करोगे, क्योंकि आपकी आंसर क्या है, सेंटेंस छोटे हो जा रहे हैं। नंबर 2 रीडेबल आंसर है और लास्ट में इन्होंने कंक्लूजन दे दिया, बड़ा अच्छा सा। राइट टू टाइमली एंड हर्ड जस्टिस पे कुछ लिखा है, अंडरलाइन किया है, कुछ स्पेशल नोवेल्टी है, लोग यूजुअली नहीं लिखते, इस पर बात नहीं करते, तो इन्होंने लिख दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये अगर आप देखें तो अगेन ये एक अच्छा आंसर था, जिस प्रकार से आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर पे ही फोकस है, दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज वर्किंग दीज डेज, यही वो स्ट्रक्चर है जो आपको मार्क्स दिलाता है। नेक्स्ट सवाल उठता है, रोल ऑफ डायग्राम एंड स्कीमेटिक्स क्या है। क्यों मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, डायग्राम बनाओ, स्कीमेटिक बनाओ, आप लोगों को इवैल्यूएट कर रहा हूं मैं स्पेशली 3 मार्क्स। जब टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे आंसर लिखते हैं, मैं स्पेशली 3 मार्क्स किस लिए दे रहा हूं आपको, डायग्राम, नोवेल्टी, स्कीमेटिक्स, कैसे भी क्वेश्चन में आप दिमाग चलाओ, डालो। क्यों, क्योंकि वही तो आपके आंसर को स्टैंड आउट करवाएंगे, वही तो आपको एडिशनल 1 नंबर 1.5 नंबर दिलाएंगे। वो 1 नंबर 1.5 नंबर जुड़ते 20 सवाल में 20 नंबर बनेगा, 4 पेपर में 80 नंबर बनेगा और आप ये एग्जाम क्लियर करेंगे, आईएएस बनेंगे 80 नंबर अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा लेके। चलिए, तो क्या चाहिए, डायग्राम्स क्यों चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे डिफिकल्ट कंसेप्ट आप इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बताऊंगा कैसे, इससे स्पेस एंड टाइम बचता है, बताऊंगा कैसे। एग्जामिनर की मोनोटोनी खत्म होती है, पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते उसको भी जान में जान आती है, चलो भैया काम आसान हुआ, डायग्राम देख के ही सब समझ जाऊंगा। एग्जामिनर को कितना, ये स्टूडेंट को कितना आता है, नहीं आता है। एग्जामिनर को कन्वे करता है बहुत सारा टॉपिक कि भाई मुझे आता है, पढ़ लो, बहुत सारे पॉइंट। एग्जामिनर क्या है, वो लीस्ट इंसेंटिवाइज्ड है आपका पूरा पेपर पढ़ने के लिए। तो बहुत बार डायग्राम्स में आप ऐसी बातें बता सकते हो कि एग्जामिनर की नजर उस पर पड़ जाए और इंपॉर्टेंट चीज जो आप हो सकता है, कोई फैक्ट, कोई डेटा रट के आए हैं, वो डायग्राम में अगर आप चार्ट के थ्रू दिखा दें तो एग्जामिनर देख लेगा और आपको मार्क्स दे देगा। तो वो पॉइंट जो यूजुअली मिस कर जाता है वो कहीं पैराग्राफ में, वो अब उसके नजर के सामने आ जाएगा। और डायग्राम जब भी बनाए वो कैसा होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एक लेबल करें डायग्राम को, किस बारे में है डायग्राम, मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मुझे बताएं ये डायग्राम किस बारे में है। तो चलिए सबसे पहले देखें, तो मैंने कहा डायग्राम से आप डिफिकल्ट कंसेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कंसेप्ट देखिए, मॉनसून की बात हो रही है, इंडिया के ऊपर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट चल रही है, हाई प्रेशर होता है, नीचे तारीख डालें कब के टाइम पे है, तिब्बत है, इस प्रकार से सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट चल रही है। तारीख बताएं, नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट हो जाएगी और यहाँ पे जैसे ही STWJ ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर सेंटर बन जाएगा,
तिब्बतन लो हो जाएगा, यहां से हवा ऊपर उठेगी, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट बनेगा, यहां मैस्करेन हाई पे ये हवा बैठेगी और यहां से साउथ वेस्ट मानसून चलनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने एक डायग्राम से इतना कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट एग्जामिनर के सामने रख दिया। अब मैं क्यों पढ़ूं आपका आंसर, मुझे मालूम है कि आपको सारे कंसेप्ट मालूम है मॉनसून के, आपको जेट स्ट्रीम कैसे चल रही है सब कुछ मालूम है, आपको सब कुछ आता है, मैं आपको ऐसे ही मार्क्स दे सकता हूं बस इस डायग्राम की बदौलत। नेक्स्ट, पॉवर्टी पे सवाल आया है, हमेशा आता रहता है। तो पॉवर्टी एज अ विशियस साइकिल आपने बना दिया। हाँ भाई, कोई फैमिली है इसकी इनकम कम है, कोई फैमिली है उसकी इनकम कम है, तो सेविंग्स कम होगी, सेविंग्स कम होगी तो लो इन्वेस्टमेंट होगा हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, जिस वजह से पर कैपिटा कैपिटल लो हो जाएगी, ह्यूमन कैपिटल लो हो जाएगी, लो प्रोडक्टिविटी होगी, लो प्रोडक्टिविटी होगा तो लो क्वालिटी जॉब्स उसको मिलेगा, लो एम्प्लॉयमेंट होगा तो पॉवर्टी वापस उसकी अगली जनरेशन भी पुअर रहेगी। तो इस प्रकार से पॉवर्टी एज अ विशियस साइकिल का मैंने डायग्राम बना दिया। इतनी बड़ी कहानी अगर मैं पैराग्राफ में लिखने बैठूं या पॉइंट में लिखने बैठूं तो आधा पेज मेरा खींच लेगा, जितना ये डायग्राम बता देता है। तो स्पेस भी टाइम भी आप बचा लेते हो। सिटीजन स्टार्टर की बात हो रही है, तो सिटीजन स्टार्टर से क्या क्या होता है, देखिए एथिक्स में भी डायग्राम है। सिटीजन स्टार्टर में आप क्या बता सकते हो, एथिक्स में भी, GS2 में भी, सिटीजन स्टार्टर उससे क्वालिटी ऑफ सर्विस एश्योर होती है, टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी होती है, सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं सिटीजन स्टार्टर के फॉर्मुलेशन के दौरान, तो गवर्नमेंट पे अकाउंटेबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे एक ट्रांसपेरेंसी आती है, यानी क्या होता है, गुड गवर्नेंस। तो सिटीजन स्टार्टर पे क्वेश्चन है, सिटीजन स्टार्टर लीड्स टू गुड गवर्नेंस, आपने बना दिया। क्वेश्चन आया कि रूरल एंड अर्बन क्राइसिस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। हमेशा देखिए यहां पे मेरे पास जगह नहीं बचा, क्योंकि देखिए मैं खुद से डायग्राम जानबूझ के पेपर में नहीं बना रहा हूं, इस पे बना रहा हूं सो दैट आपके सामने ये विजिबल आंसर्स रहें। अगेन ये सारे डायग्राम मिट जाएंगे जैसे ही मैं PDF में कन्वर्ट करूंगा। तो क्या करें, अगर फोटो खींचना है तो अभी स्क्रीनशॉट लें, खिचिक खिचिक खिचिक, ठीक। तो रूरल एंड अर्बन क्राइसिस आर दी टू साइड्स ऑफ दी सेम कॉइन। तो लो रूरल इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारे देश में, तो इस वजह से लो एग्रीकल्चर कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। लो एग्रीकल्चर कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है तो एग्रीकल्चरल क्राइसिस हो रही है, रूरल पॉवर्टी हो रहा है। रूरल पॉवर्टी हो रहा है तो लोग अर्बन एरियाज में माइग्रेट कर रहे हैं, अर्बन माइग्रेशन हो रहा है। तो अर्बन एरियाज में भी क्या पॉपुलेशन प्रॉब्लम हो जा रही है, पॉपुलेशन राइज हो रही है। तो फैसाड अर्बनाइजेशन, अर्बन स्प्रॉल, स्लम डेवलपमेंट हो रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, तो शहरों पे आज हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा पोर्शन शहरों का है, तो शहरों पे डिपेंडेंसी बढ़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट शहरों में जा रहा है, तो लो रूरल इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है। तो ये क्या है, ये अगर मैं पेपर में लिख के समझाऊं तो कितना स्पेस लगेगा, कितना टाइम लगेगा सोचिए। और अगर मैं ये लिख दूं तो एग्जामिनर को क्या कन्वे होता है अगर इस पे सवाल आ जाए तो। भैया आपको आता है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, आपने मेरा काम आसान कर दिया, इवैल्यूएट करके आगे चलते हैं, मार्क्स देते हैं, यही है ना। वैसे इकोनॉमी पे क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि इंडिया के वर्कफोर्स को स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है, इंडिया वर्कफोर्स नीड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। इस पे आपसे पूछा गया इवैल्यूएट या इलस्ट्रेट, इल्यूसिडेट, तो आप एक डेटा दे दिए बस। शेयर ऑफ वर्कफोर्स पाई चार्ट बनाए, 49% एग्रीकल्चर में है, 14% इंडस्ट्री में है, सर्विसेज में 37% है एज पर दी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन 2018। आप चाहें तो नीति आयोग लिख दें, कोई चेक नहीं करने वाला है, सबको मालूम है ये डेटा आया है तो ये नीति आयोग में भी छपा होगा, नीति आयोग के रिपोर्ट में भी, MOSPI में भी छपा होगा, हर जगह छपा होगा। हाँ, प्लानिंग कमीशन लिखेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 2018 का डेटा है, प्लानिंग कमीशन के टाइम पर पुराना डेटा मिलेगा। तो स्मार्टली डेटा भी दे तो स्मार्टली सोर्स को कोट करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरे साइड क्या लिखा है, कंट्रीब्यूशन टू GDP, सर्विस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है 62%, एग्रीकल्चर की 15%, इंडस्ट्री की 23%, यानी कि एग्रीकल्चर के 49% लोग मिलकर बस 15% GDP में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर के 37% लोग 62% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी कि वर्कफोर्स में क्या करना है, एग्रीकल्चर टू सर्विसेज, एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन करवानी है। तो इंडिया इकोनॉमी नीड्स स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये अगर मैं इंट्रोडक्शन में 2 लाइन लिख के बना दूं तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको मालूम है, क्रेडिबिलिटी बन गई। इंट्रोडक्शन में खुश, आपका आंसर भी वो अच्छे से पढ़ेगा, एक फील गुड के साथ आगे का आंसर पढ़ेगा। क्या करें, खिंचीक फोटो खींच लें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
आर्ट एंड कल्चर में भी एक क्वेश्चन आया था स्तूप के आर्किटेक्चर पे, तो बना दीजिए। स्तूप का आर्किटेक्चर कितना सिंपल है, ये अंडा है, ये हर्मिका है, ये छतरी है, ये सब मैंने ही बनाया है वैसे अभी क्लास बनाने के पहले। ये प्रदक्षिण पथ है, ये मेदी है, ये तोरण है। क्यों पढ़े वो स्तूप के आर्किटेक्चर के बारे में, आपने तो सब कुछ फोटो में ही दिखा दिया उसको। एग्जामिनर का काम आसान, रिवॉर्ड किया, मार्क्स दिया। दोस्तों ये स्किल चाहिए, यही है स्मार्टनेस, यही वर्क करता है। ज्ञान एक लिमिट तक काम आता है, उसके बाद जैसा मैंने कहा आंसर राइटिंग इज अबाउट ट्रांसलेटिंग योर नॉलेज इनटू आंसर शीट। दिस इज मोस्ट चैलेंजिंग एज वेल एज द मोस्ट रिवॉर्डिंग एस्पेक्ट। इसको अगर मास्टर कर गए तो यू विल डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जाम, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी अगर आप ये स्किल को सीख के एग्जाम क्लियर करें तो। चलिए मॉडर्न हिस्ट्री में आप बहुत बार वक्त कम पड़ रहा है तो फ्लो चार्ट बना दीजिए। मान लीजिए रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म पे कोई क्वेश्चन है तो आपने फेजेस बना दिया। प्री 1857 नेशनलिज्म के कुछ मूवमेंट्स हुए हैं, ट्राइबल, संथाल, खासी, तो यहां पे लिखिए नॉट रियल सेंस में नेशनलिज्म, दे वर लार्जली सब नेशनलिस्ट एंड मोर टुवर्ड्स देयर ओन लोकल ग्रीवेंसेस। धीरे धीरे 1857 होता है फर्स्ट नेशनलिस्ट रिवोल्ट होता है, एज कॉल्ड बाय मेनी हिस्टोरियंस लाइक वीर दामोदर सावरकर, है ना। उसके बाद सावरकर जी रादर, उसके बाद आप देखें तो आइए लेट 19th सेंचुरी में चापेकर ब्रदर्स आए, है ना। उन्होंने किसको मारा, रैंड किलिंग। तो उसके बाद अनुशीलन समिति अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में आए। उसके बाद लिखिए वर्ल्ड वॉर 1 का फेज था, उसमें इंडिया हाउस बना, बीकाजी कामा जी हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी हैं, इन लोगों ने काम किया। गदर रिवोल्यूशनरीज थे जो कि यूएस से एक्टिवेट हो गए थे। नेक्स्ट 1920s to 30s की बात कीजिए, HSRA जो कि पहले HRA के नाम से थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी बात कीजिए कि यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी थे, भगत सिंह जी थे, तो ये लोग एक्टिव थे रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म में। 1930s के बाद एक फेमस वाटरशेड इवेंट हुआ CDM के दौरान, चिटागोंग आर्मरी रेड, पढ़ा होगा आपने। तो उसमें लिखिए कुछ जो भी हमारे रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे उनकी बात कीजिए। और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट जब पब्लिक ऑन रैम्पेज हो गई तो रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म बाय मासेस होना शुरू हो गया, पब्लिक रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट बन गई। और फाइनली RIN म्यूटिनी, तो ये वाज द कल्मिनेशन ऑफ द रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। तो अब क्यों एग्जामिनर और कुछ पढ़े, आपने उसको नोवेल्टी दे दी, आपने बता दिया भाई मुझे आता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, जो फर्दर सब क्वेश्चन हैं उसको एड्रेस करें। तो आपको मैंने बताया एथिक्स के क्वेश्चन में, हिस्ट्री के क्वेश्चन में, आर्ट एंड कल्चर में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, हर जगह आप डायग्राम बना सकते हैं। सोसाइटी में, जियोग्राफी में तो बनाते ही हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से लेके हर जगह बनता है। पॉलिटी में देख रहे हैं कैसे ट्री डायग्राम भी बन रहा है, इस प्रकार से और भी डायग्राम जब हम GS2 का टॉपिक उठाएंगे तो उसको करेंगे। आपको क्या करना है दोस्तों, अगेन आपको अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना होगा, है ना, वो जरूर करें। नेक्स्ट तो दोस्तों लैंग्वेज की बात मैंने कही, तो लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। अगेन देखिए आप एक बहुत ही बड़े सीट को ऑक्यूपाई करने वाला एग्जाम दे रहे हैं। आप उस कुर्सी से बैठ के एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट के लोगों की तकदीर बहुत कम एज में तय करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर लैंग्वेज ग्रामेटिकली करेक्ट ना करे तो बहुत अच्छी बात नहीं होगी, एंड वो भी तब जब यूपीएससी आपको अपॉर्चुनिटी देती है अपना भाषा खुद चुनने के लिए। तो एटलीस्ट एक भाषा में तो प्रोफिशिएंसी, एक भाषा में आपके पास एक लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। हो सकता है आप हिंदी या वर्नाक्युलर मीडियम से बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, मैं समझ सकता हूं, अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस, जंप कर रहे हों इंग्लिश में, तो ये बहुत मुश्किल तो नहीं लेकिन आसान भी नहीं होगा। तो देखिए भाषा ना छोटा बच्चा सीख जाता है, 5 साल 6 साल की उम्र में ही सीख जाता है, तो आप तो आसानी से सीख सकते हैं। तो कोशिश करें, मेहनत करें, लैंग्वेज सीखें। तो एटलीस्ट अखबार आप रोज पढ़ रहे हैं वो करें। बाकी मैंने आपको नुस्खा दे दिया है, जो स्ट्रक्चर दिया है आप उससे आंसर लिखें। शॉर्ट सेंटेंसेस जैसे लिखेंगे आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स छूट जाएंगे, पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे, स्कीमेटिक्स लिखेंगे, आपका कहां से ग्रामेटिकल मिस्टेक उभर के दिखेगा। तो ये मत सोचिए ग्रामेटिकल मिस्टेक आप करेंगे तो एग्जामिनर नजरअंदाज कर देगा, वो आपको गुस्सा हो सकते हैं, भाई कोई भरोसा नहीं है, दे मे टर्न एंग्री, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आप ऐसे लिखे ना, पार्लियामेंट फंक्शंस
क्या क्या, लॉ मेकिंग, अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, एग्जाम्पल क्वेश्चन आर मोशन, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल रोल, बजट, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के, एजुकेटिव हो सकता है लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, रिसर्च एंड एनालिसिस। कहां से ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया पॉइंट्स में, स्कीमेटिक्स का। यही तो मैं तब से इसीलिए मैं कह रहा हूं वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच है भाई ये आंसर राइटिंग। इसलिए तो मैं कहता हूं सिर्फ आर्ट नहीं है, ये साइंस भी है, क्योंकि मैंने क्या किया, इसको एक फॉर्मूला बना के आपके सामने परोस दिया है। तो ये फॉर्मूला लें, इसका इस्तेमाल करें। तो यहां भी देखिए सेम चीज है, रीजन ओवर कम्युनिटी। तो पॉजिटिव्स क्या होता है, किसी रीजन की अगर रीजन ओवर कम्युनिटी हो जाए, रीजनलिज्म फैले, तो उससे काफी पॉजिटिव्स भी हैं। तो रिड्यूस कम्युनल डिवाइड, सेंस ऑफ प्राइड इन लोकल सोसाइटी, मोर कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। तो इस प्रकार से छोटे छोटे सेंटेंस लिख रहे हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होगा। यहां पे देखिए वैसे ही लेबर मार्केट की बात हो रही है, नेगेटिव क्या पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव यंग पॉपुलेशन, कॉम्पिटिटिव वेजेस, अवेलेबिलिटी, नेगेटिव क्या लेबर मार्केट का, लो स्किल्ड, ओवर रेगुलेटेड, रेंट सीकिंग एंड करप्शन। तो यहां पे कहां से ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा, ये सारी लैंग्वेज वही है जो आप अखबार में रोज पढ़ेंगे। तो लीगल कोडिफिकेशन, मॉडल कोड ऑफ लेबर की बात हो रही है, तो पोस्ट 2015 4 कोड्स आ गए हैं, कोड्स ऑन वेजेस, सेफ्टी, डिस्प्यूट, सोशल सिक्योरिटी। तो इस प्रकार से आप छोटा छोटा सेंटेंस लिख के मार्क्स भी ले जाएंगे, अपनी कमजोर पकड़ ऑन लैंग्वेज को भी छुपा पाएंगे, और साथ साथ आप एक अच्छा आंसर को लुक एंड फील भी दे देंगे, है कि नहीं। तो यहां पर आपको मैं और एक चीज दिखाता हूं, एक छोटी सी चीज आपको मैं दिखाता हूं। यहां पे देखिए ये आंसर है, इस आंसर को अगर मैं ऐसे बॉक्स बना के इस डायग्राम को इतने पार्ट को अगर लिखता, तो बताइए क्या ये आंसर बेटर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है। तो यही है फायदा। यहां पे अगर मैं यहां पे इसको भी बॉक्स में डाल देता ऐसे, तो क्या ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है, मॉड्यूलैरिटी बेहतर हो रही है, रीडेबल हो रहा है। सिर्फ कितना टाइम लगा मुझे 2 लाइन खींचने में, कुछ भी नहीं लगा। इसीलिए ब्लैक एंड ब्लू अगर कॉम्बिनेशन आप प्रैक्टिस कर करके रेगुलर हैबिट बना लिए, तो आप आंसर राइटिंग एस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बॉडी में। अब सवाल उठता है, मैं बार बार कह रहा हूं कुछ चीज अंडरलाइन कीजिए। देखिए कोडिफिकेशन, नॉट, कैपिटल में भी लिखा है, लो स्किल्स, अनएम्प्लॉयमेंट। तो टॉपर्स ना काफी ज्यादा अंडरलाइन करते हैं। तो क्या अंडरलाइन करना है, तो जैसा हो सकता है आप लक्ष्मीकांत, एक अटेम्प्ट से दूसरे अटेम्प्ट आते आते क्या करते हैं, लक्ष्मीकांत, जीसी लियोंग, पूरी की पूरी अंडरलाइन करके पूरी बुक कलर्ड कर देते हैं। तो आंसर जब लिख रहे हैं पेपर में वैसा ना करें। अंडरलाइनिंग का पर्पस क्या है, एग्जामिनर के लिए लेजिबल बनाना, पढ़ने में आसान करवाना। तो अंडरलाइन जब कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करें, कोर्ट केसेस करें, है ना। हो सकता है कहीं पर आप किसी इंपॉर्टेंट कोर्ट केस की बात कर रहे हैं तो वहां पर अंडरलाइन कर दें, ठीक है। वैसे कुछ टेक्निकल जार्गन होते हैं, हो सकता है कहीं पर आप बात कर रहे हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो की। हो सकता है ज्योग्राफी में मैंने एक क्लास बनाई थी मिलांकोविच साइकिल, आपने शायद देखी हो, तो मिलांकोविच साइकिल आप समझा रहे हैं क्लाइमेट चेंज का नेचुरल कॉज, तो उसको अंडरलाइन करें। गवर्नमेंट स्कीम है कहीं पर, आप हो सकता है स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करें। आशा वर्कर्स की बात कर रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करें। कोई कॉन्स्टिट्यूशन से आप कोई आर्टिकल की बात कर रहे हैं, 323A अंडरलाइन करें, 356, 360, 365, 352 उनको अंडरलाइन करें। टर्म्स इन न्यूज है, काफी है ना, कुछ रंगीन टर्म होते हैं जो आप कंक्लूजन में लिखते हैं, एग्जामिनर को मजा आता है। देखा है यहाँ पे, सबका साथ सबका विकास हो पाएगा, लिख दिया। तो ऐसे ही काफी टर्म्स आते रहते हैं। रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल है, ऐसा टर्म सुना होगा। फिर आपने सुना होगा इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट, इंडिया इन इट्स परस्यूअल ऑफ इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट should ensure that vaccinations are delivered even to its neighbors। तो ये क्या है, इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट आपने लिखा तो अंडरलाइन कर दीजिए। तो ये क्या है, ये आपके आंसर में ना खूबसूरती आपने दिखाई है, तो खूबसूरती फ्लॉन्ट करें भाई अंडरलाइन करके। ये वही हो रहा है, आप दिखा रहे हैं, एग्जामिनर तभी पढ़ेगा, हो सकता है अदरवाइज ना पढ़े। तो ये सारे टर्म्स हैं, इनको समझें और पढ़ें। तो ये दिखाता है कि एक नॉलेजेबल आदमी आंसर लिख रहा है। आप एक सिर्फ ग्रेजुएट नहीं है, यूपीएससी एग्जाम की डिमांड क्या है, एक ग्रेजुएट एग्जाम दे सकता है, लेकिन नॉलेज एंड जो लेवल ऑफ थिंकिंग, जो ब्रॉडेंड विजन चाहिए, वो एक ग्रेजुएट के पास नहीं होता है। तो वो
आप इन टर्म्स से दिखाओगे, तो वो अंडरलाइन जरूर करें। यू आर मोर देन अ ग्रेजुएट, ऑलवेज रिमेंबर। आप ये एग्जाम दे रहे हैं, आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति हैं। कंक्लूजन 2 से 3 लाइन में लिखें, कैसा होना चाहिए? फ्यूचरिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक। कुछ कमिटी से एंड करें, उसके रिकमेंडेशन से। हाँ, सरकारिया कमीशन ने ऐसा कहा है, पंची कमीशन ने ये कहा है, सेकंड ARC ने ये कहा है, नीति आयोग ने ये कहा है। तो वैसे ही कुछ जार्गन इन न्यूज, जैसा मैंने आपको बताया, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट, सबका साथ सबका विकास। आइए कुछ कंक्लूजन देखते हैं। Parliamentary efficiency is necessary to make sure that executive and judiciary are also working fine. Very average conclusion, कुछ अलग नहीं लिखा, जल्दी में लिखा इन्होंने, ठीक है। लेकिन क्या है ये? कुछ फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन है। कैसा कुछ कैसा विजन दिखाया है अपना उस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में। A developed India is possible only by developed villages and PRIs are a must for it. Optimistic है ना, डेवलप्ड इंडिया है तो डेवलप्ड विलेजेस, फ्यूचरिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक है। यहां पे देखिए कमिटी से ARC2 रिकमेंडेड वी नीड टू ब्रिंग सिविल सर्विसेज कोड। सिविल सर्विसेज कोड, देखिए ये बात कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज कोड की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा इनसे भी। तो ये कहना चाह रहे हैं पब्लिक सर्विस कोड, सेकंड ARC ने जिसकी बात की है, तो कोड ऑफ एथिक्स एंड पब्लिक सर्विस कोड की बात करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए ये बात कर रहे हैं किसकी? ARC2 रिकमेंडेशन की। तो अगेन देखिए एस्पिरेंट हैं ये, अब सक्सेसफुल हो गए हैं, तो हो सकता है इनकी मूर्ति कहीं बन गई हो, लेकिन आप ही के जैसे एस्पिरेंट थे ये। तो आपको क्या करना है? ये भी इंप्रूव करते हैं, आंसर लिख लिख के सीख रहे हैं, इनकी स्टार्टिंग की कॉपी है, टुवर्ड्स द एंड आते आते इंप्रूव कर जाते हैं। तो लेकिन आप सीखें उससे। तो सिविल सर्वेंट्स along with institutional support and procedural reforms that support honesty and punish corruption in the government। बहुत बढ़िया, देखिए कितना रिपोर्ट के साथ फ्यूचरिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक इन्होंने लिखा है। ये देखिए जार्गन के साथ, दिस इज हाई टाइम दैट वी पास द एडिक्वेट लीगल प्रोविजंस, फ्यूचरिस्टिक, टू सेट दिस एजेंसी, किसी एजेंसी की बात हो रही है, CBI की बात हो रही होगी शायद, दिस विल एंश्योर सबका साथ सबका विकास इन ट्रू सेंस। तो इस प्रकार से इन्होंने फ्यूचरिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक एंड इन न्यूज जार्गन का इस्तेमाल कर लिया, तो ये भी काम करता है। सवाल उठता है सर कितने पॉइंट्स होने चाहिए आंसर में? कितने पॉइंट्स हैं 10 मार्क में? चैलेंजेस 1 2 3 4 5 6, वे फॉरवर्ड यानी एनहांस डिजिटल पेनिट्रेशन का 4 तरीका, तो 10 पॉइंट आपका कंपटीशन में लोग लिख रहे हैं। तो 10 मार्कर में आपको 10 से 12 पॉइंट चाहिए, 15 मार्कर में 15 से 17 पॉइंट चाहिए इन टोटल। कोई भी पॉइंट 2 लाइन से बड़ा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 2 लाइंस। इस तरीके से ही आपको लिखना होगा। एक पॉइंट उसके अंदर 2 सब हेडिंग, एक सब हेडिंग उसके अंदर 2 पॉइंट्स मैक्सिमम, बस नेक्स्ट पॉइंट पे फिर स्विच कर जाइए। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या होगा? ज्यादा पॉइंट्स भी कवर करेंगे एक, और बहुत ही ज्यादा यू विल स्टिक टू द डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, आई होप आप लोगों को काफी चीज सीखने मिली हो। तो जरूर आए जब भी अनअकैडमी, यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आप डायरेक्टली मेरे मेंटरशिप के अंदर आ जाएंगे। तो बस कोड इस्तेमाल करके मुझे संपर्क करें, आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी। तो इस कोड से ही जाहिर सी बात है जब आप सब्सक्रिप्शन करेंगे तो मैं आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो आपको डायरेक्ट हैंड होल्डिंग भी मिलेगी मेरे द्वारा, कोई इंटरमीडियरी नहीं है, कोई ऑफिस स्टाफ नहीं है, डायरेक्टली आप मेरे संपर्क में रहेंगे। बेस्ट नोट्स जो आपको चाहिए वो भी मैं टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाऊंगा, और जो मेरी गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो ये स्मार्टनेस जो आपके आंसर को एज दिलाएगी, जो आपको मेंस में स्टैंड आउट करवाएगी, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जब आप अनअकैडमी आएंगे यूजिंग द कोड KC10। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको इस्तेमाल करें। एंड बाकी आपको बता दूं अनअकैडमी में हम एक नया प्रोग्राम भी लाए हैं। जब भी हम एजुकेटर से भी अगर कुछ फैक्चुअल इनकंसिस्टेंसी कहीं पर रिपोर्ट होती है तो आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ प्राइजेज हैं। तो अगर कोई फैक्चुअल इनकंसिस्टेंसी है कहीं पर, अगर किसी में ही, सिर्फ इस वीडियो की बात नहीं हो रही है, अनअकैडमी में कहीं भी अगर, तो उसको आप रिपोर्ट करें, आपको एक ड्रॉप बॉक्स मिलेगा जहां पे आप रिपोर्ट करेंगे। अगर आप फर्स्ट वन है रिपोर्ट करने के लिए तो आपको कुछ हम प्राइज भी दे रहे हैं। साथ साथ दोस्तों अनअकैडमी अगर आप देखें तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हैं, इंडिया की बेस्ट प्रोग्राम टू क्रैक UPSC भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे कुछ मेंटर्स हैं जो कि आपको मेंटरशिप भी देंगे जब आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे 2 साल या उससे अधिक की, तो 1-on-1 वीकली पर्सनल मेंटरिंग भी होगी। बाकी दोस्तों
10 to 16 जून यानी आज के दिन तक ग्रेट लर्निंग वीक है। बाकी दोस्तों आज आखिरी दिन है 16 जून यूपीएससी सीएसई महा सब्सक्रिप्शन ऑफर, यानी आप अगर आज सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी सब्सक्रिप्शन अगले मेंस तक लास्ट करेगी। 2 साल की लेंगे तो 2023 के मेंस तक वैलिड होगी। बाकी कॉम्बो प्राइसेस भी हैं, KC10 कोड यूज करेंगे तो एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ साथ दोस्तों यूपीएससी ड्रीम को भी चेज करना है तो लोन्स भी अवेलेबल है। अगेन KC10 कोड का इस्तेमाल करें, किंजल चौधरी मेरे एजुकेटर का नाम है, उसका भी इस्तेमाल करें। दोस्तों बाकी ऑप्शनल कार्निवाल है, नए नए ऑप्शनल 16 जून यानी आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ज्योग्राफी, एंथ्रो, सोशियो, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, हिंदी, पबैड, इकोनॉमी, PSIR, साइकोलॉजी सभी के हमने नए नए ऑप्शनल बैचेस स्टार्ट किए हैं। तो आज से इसका हिस्सा बने। बाकी 2 साल का दोस्तों सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट है आइकनिक प्लस का 64,800 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10, जिससे आपको मेरी मेंटरशिप भी मिलती है। आइकनिक में दोस्तों अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे KC10 तो अगेन आपको 2 साल में मेरी मेंटरशिप मिलेगी। इसका कॉस्ट है 1,04,175 रुपए। तो आइकनिक में दोस्तों मेरी भी मेंटरशिप मिलेगी और साथ साथ आपको जो मेंटर्स प्रोवाइड करते हैं इनकी भी मेंटरशिप मिलेगी। 2 साल या उससे अधिक की लेंगे तो वीकली 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग भी इनके द्वारा होती रहेगी। बाकी दोस्तों 16 जून से नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं तो ये अप्रोप्रिएट टाइम है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नए बैचेस हैं, NCERT बैचेस भी हैं, अलग अलग टाइप के बैचेस हैं। बाकी फ्री टेस्ट सीरीज भी है, KC10 से एनरोल कर सकते हैं। और अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट भी है, हर संडे होता है, इंडिया का लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो इसका हिस्सा बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड वी विल बी बैक विथ अनदर सेशन वेरी सून। थैंक यू सो मच।